गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करेंगे और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्सेप्चुअली ये सारा पॉइंट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस अब करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब हम पहली बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जिक्र किए थे और उसको पढ़ाए थे तो किस तरह से इंट्रोड्यूस किए थे कि लेट अस से वी हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, बहुत सारा चार्जेस होगा Q1 से लेके Qn तक। इसकी वजह से स्पेस में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मान लीजिए एक पॉइंट P यहां है और मुझे जानने का मन क्या था कि इस पॉइंट P का पोटेंशियल कितना है। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम कैसे निकाले थे कि इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली पॉइंट P तक लाए थे। ठीक है, स्लोली। ठीक है, कैसे? बाय एन एजेंट। एक एजेंट जो है एक कूलम चार्ज को स्लोली पॉइंट P तक ला रहा था और उसको कुछ वर्क करना पड़ रहा था। और आपने क्या बोला था कि वर्क डन बाय जो एजेंट निकल के आएगा इस केस में वही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ पॉइंट P। ठीक है, ये तो समझ में आता है। बताइए, अगर मैं ये कह दूं कि ये तो एक पाथ हुआ ना, इस पाथ का नाम दे दीजिए पाथ 1। लेटर से एक दूसरा पाथ है, एक तीसरा पाथ है, एक चौथा पाथ है। इनफैक्ट टेढ़ा मेढ़ा पाथ भी हो सकता है। कहां से? इंफिनिटी से कहां तक? पॉइंट P तक। ये सारे रास्ते को अलग अलग नाम दे दीजिए। ठीक है, पाथ 1 तो आप दे ही चुके हैं, इसको पाथ 2 बोल दीजिए, इसको पाथ 3 बोल दीजिए, इसको पाथ 4 बोल दीजिए, इसको पाथ 5 बोल दीजिए, इसको पाथ 6 बोल दीजिए। अगर मैं कहूं कि ये पाथ 2 पे जब पाथ 2 के अलोंग जब एक्सटर्नल एजेंट एक यूनिट चार्ज को ला रहा है अप टू पॉइंट P तो उसको वर्क करना पड़ रहा है W2। पाथ 1 के अलोंग जब एजेंट यूनिट चार्ज को स्लोली ला रहा है तो उसको वर्क करना पड़ रहा है W1 एंड सो ऑन। पाथ 6 के अलोंग जब वो वर्क कर रहा है तो W6, पाथ 5 के अलोंग W5। अगर मैं ये कह दूं कि वर्क डन बाय एजेंट अलोंग पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंट अलोंग पाथ 2, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे वर्क डन अलग अलग आ जाए। हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग रास्ते से जब एजेंट इंफिनिटी से पॉइंट P तक चार्ज को ला रहा है तो उसको अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है। तब तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा कि अब आप इस पॉइंट P से एसोसिएटेड एक यूनिक पोटेंशियल नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इसी वर्क डन को तो आप पोटेंशियल का नाम दे रहे थे। अब आप ही बताइए कि अगर ये सारा वर्क डन अलग अलग है तो तब तो आपको ये बोलना होगा कि अलग अलग रास्ते के लिए अलग अलग पोटेंशियल होगा पॉइंट P का, जो कि फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू मतलब तभी रहेगा जब किसी भी रास्ते से इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में चार्ज को सेम ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये होने लगे ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मीनिंगलेस है। तो क्या कहना चाहिए कि इफ the work done by agent in the presence of electric field from infinity to point P, अगर पाथ इंडिपेंडेंट है, रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, मतलब हम किसी भी रास्ते से एक कूलम चार्ज को स्लोली पॉइंट P तक लाएं इंफिनिटी से, और अगर हमको सेम ही अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है तब हम आराम से इस पॉइंट P से एसोसिएटेड एक यूनिक स्पेशल पोटेंशियल जोड़ सकते हैं ना। ठीक है ना, तो कायदे से क्या बोलना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मीनिंगफुल ओनली इफ द वर्क डन by agent on unit charge
फ्रॉम infinity to point P is independent of the path taken, independent of the path taken। मतलब आप कोई भी रास्ते से चार्ज को लेके आइए, एक कूलम चार्ज को, अगर एजेंट को सेम ही वर्क करना पड़ रहा है तो आप आराम से कह सकते हैं कि इस पॉइंट P का पोटेंशियल वो वर्क डन के बराबर है जो एजेंट को वर्क करना पड़ा है। किस पे? एक कूलम चार्ज पे। कैसे? जब वो स्लोली ला रहा था। कहां से? इन्फिनिटी से। कहां तक? पॉइंट P तक। तो ये आप समझ में आ रहा होगा। अब आप ही बताइए ना, अगर अलग अलग वर्क डन आता तो आप क्या बोलते हैं कि उस रास्ते के लॉन्ग W1 पोटेंशियल बोलिए, रास्ता 2 के, अगर रास्ता 2 से कोई लाया है एजेंट तब पॉइंट P का पोटेंशियल W2 बोलिए। ऐसा बोलना तो मीनिंगलेस है। तब तो nth रास्ता से लाएंगे तब हमको बोलना होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल Wn है। मीनिंगलेस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्क डन का ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, तो कायदे से वर्क पावर एनर्जी में आप पढ़े थे कि जब वर्क डन बाय एन एजेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पर्टिकुलर पॉइंट अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, मतलब मान लीजिए इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट P तक एक चार्ज को लाना है और आप किसी भी रास्ते से एक कूलम चार्ज को लाइए और सेम ही वर्क करना पड़ रहा है, सेम वर्क करना पड़ रहा है, तब आप कैसे क्या बोलिएगा? इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलिएगा? कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। फिर से हम रिपीट करते हैं, इफ द वर्क डन बाय एन एजेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन देन वी से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, और अगर पाथ पे डिपेंड करने लगे, रास्ते पे डिपेंड करने लगे वर्क डन का वैल्यू कि किस रास्ते से हम पॉइंट चार्ज को लाए हैं, इस पे अगर डिपेंड करने लगे वर्क डन का वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे कि पक्का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस नेचर का है? नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट वेल डिफाइंड, इनफैक्ट मीनिंगलेस है, इज नॉट वेल डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होगा, मान लीजिए सराउंडिंग स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन कंजर्वेटिव होता, तो तब तो अलग अलग रास्ते से एजेंट को अलग अलग वर्क करना पड़ता, तो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट हो जाता। ठीक है, कायदे से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब बात ये उठती है कि कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता कब कब है। तो ये चीज पहले भी चर्चा हो रखा है कि अगर चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्जेज स्टैटिक चार्जेज हैं और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कंजर्वेटिव। ये पिछले लेक्चर में जब हम लोग कूलम्ब फोर्स का चर्चा कर रहे थे ना, उस समय ये चीज अच्छे से प्रूफ किए थे, याद कीजिएगा, उस लेक्चर पे दोबारा आप जाइए। स्टैटिक चार्जेस की वजह से जो फील्ड डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कंजर्वेटिव नेचर का था। ठीक है, अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? जब वक्त के साथ मैग्नेटिक फील्ड, ये हल्का सा हिंट दिए थे पढ़ते समय, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता रहे, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी अभी कुछ और मैग्नेटिक फील्ड है, कल थोड़ा देर बाद कुछ और मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा देर बाद और कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। जब ऐसा सिचुएशन किसी पॉइंट पे डेवलप हो जाए तो पक्का वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है। तब जो फील्ड डेवलप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ये सारा डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोग
पहले भी बोल चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। अभी बस जितना काम लायक चीज है वो बता रहे हैं कि अगर वक्त के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन। अगर चार्जेस मूविंग भी हो ना, मूविंग चार्जेस हो, लेकिन स्पीड वेरी वेरी लेस देन सी हो, शॉर्ट में ये बोलिए ना कि चार्जेस मूविंग है। मूविंग चार्जेस की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है, वो कूलम्ब लॉ के जैसा ही होता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो तब आप ये बोल सकते हैं कि इवन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड वाया मूविंग चार्जेस बिहेव्स लाइक कूलम्ब फोर्स, और कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब चार्जेस बहुत स्लोली मूव कर रहा हो, स्लोली का मतलब ये है कि उसका स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड हो, जब ऐसा कंडीशन हो तब भी हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो कंजर्वेटिव ही होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा कि कब कंजर्वेटिव होगा, तो स्टैटिक चार्जेस और मूविंग चार्जेस विद दिस कंडीशन मानेंगे कि ऐसे केसेस में कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और इस केस में नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अच्छा, एक और पॉइंट हम इंपॉर्टेंट डेवलप किए थे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कस किए थे पुराने लेक्चर्स में, कि जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका जो फील्ड लाइंस बनता है वो अलग अलग बनता है। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए एक रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका फील्ड लाइंस ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बन रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो रिप्रेजेंट हो रहा है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, पक्का वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। और ये प्रूफ किए थे, राउंड ट्रिप में वर्क डन किए थे। थोड़ा सा हिंट दे दें फिर से कि मान लीजिए कि इस लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E है और यहां से एक चार्ज Q को स्लोली मूव कराना शुरू किए, तो कितना फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज पे? Q इंटू E, और डिस्प्लेसमेंट छोटा छोटा हो रहा है ds। फोर्स भी उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी along द टेंजेंट ही है, तो फिर वर्क डन क्या हुआ? QE इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट ds। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन पूरे राउंड ट्रिप में, मतलब पॉइंट A से फिर घूम के पॉइंट A पे आने के लिए कितना वर्क डन करना होगा? Q इंटू E इंटू, अब फिर सोचिए ये ds का समेशन क्या होगा? 2 पाई रेडियस r होगा। ये वर्क डन तो नॉन जीरो है ना। आपने क्या प्रूव कर दिया कि जब कभी ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ग्रीन लाइन वाला अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पक्का ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होगा। कैसे प्रूव किए? क्योंकि कंजर्वेटिव रहा होता ना तो राउंड ट्रिप में जहां से चले हैं वहीं पे आने पे वर्क डन जीरो आना चाहिए था। अगर सच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता तो राउंड ट्रिप में पूरा चक्कर काटने के बाद जो वर्क डन निकल के आता इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो जीरो आता, लेकिन अभी नॉन जीरो आया है, तो पक्का ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि ग्रीन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव है, तो ऐसे केसेस में हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला बात डिस्कस नहीं करना चाहिए। अब आपको दिखा देते हैं कैसे। तो आप ही सोचिए कि एक पॉइंट ये लीजिए P और एक पॉइंट यहां लीजिए। इनफैक्ट एक पॉइंट Q लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह का है चारों तरफ, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन। कितना बना है आप इमेजिन कीजिए कि इस तरह से है डायरेक्शन के साथ।
अब आप ही बताइए कि अगर मुझे पोटेंशियल निकालना होता पॉइंट P का तो हम क्या करते, इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को P तक लाते। अगर बताइए हम इस तरह से लाए होते, इंफिनिटी मान लीजिए यहां है और यहां से ऐसे 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 करके 1 कूलम चार्ज को लाए होते तो कितना वर्क करना पड़ता। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, उसके 90 डिग्री पे आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब अगर आप इस रास्ते से लाइएगा तो वर्क डन P तक लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 1 कूलम चार्ज पे 0। अच्छा, अगर हम P तक ऐसे लाए होते, एक दूसरा रास्ता दिखाते हैं। मान लीजिए इधर इंफिनिटी है और P तक लाने का तरीका देखिएगा, यहां तक लाएं, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे मूव करा के P तक पहुंचा दिए 1 कूलम चार्ज को। डेफिनेटली यहां देख लीजिए, इस रास्ते पे जब आप लाइएगा चार्ज को तो क्लियरली आपको वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियरली यहां पे वर्क कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट R टू P पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। तो यानी ये जो रास्ता, दूसरा रास्ता है, रास्ता 2, इसके अलावा जो वर्क डन करना पड़ेगा वो अलग होगा एज कंपेयर टू रास्ता 1। एक एग्जांपल लिए तो मल्टीपल वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द पाथ चूजन। तो तब तो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट P पे इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने में अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है। इसीलिए इस तरह के नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के प्रेजेंस में पोटेंशियल का जिक्र हम लोग नहीं करते हैं। किसी भी पॉइंट P या पॉइंट Q या किसी भी पॉइंट R के लिए कोई पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते हैं। यही बोलना था, दैट्स इट। आपके मन में ये जरूर डाउट आ सकता है कि क्या हमेशा नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप बनाता है? तो जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लोज्ड लूप बनाना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि राउंड ट्रिप में वर्क डन नॉन जीरो आना चाहिए। याद कीजिए एक एग्जांपल लिए थे इस तरह का कि जब नॉन यूनिफॉर्म तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था स्पेस में। तब याद कीजिए, डिटेल में नहीं जाएंगे, जब आप इस रास्ते से ऐसे आए थे, यहां से 1 कूलम चार्ज को लीजिए और इस रास्ते के लॉन्ग मूव करा के ऐसे और ऐसे आइए, तो याद कीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, E1 बोल दीजिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम है, यहाँ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है। तो आप ही बताइए कि ये जो L लेंथ कवर किए होंगे तो कितना वर्क करना पड़ा होगा यूनिट चार्ज पे? तो 1 इंटू E फोर्स गुने L, E1 बोल दीजिए। ये वर्क करना पड़ा फ्रॉम A टू B बोल दीजिए, फ्रॉम B टू C कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री है। फ्रॉम C टू D आपको फिर वर्क करना पड़ेगा, फ्रॉम C टू D कैसा वर्क करना पड़ेगा? निगेटिव, क्योंकि फील्ड लाइंस आगे है और डिस्प्लेसमेंट पीछे है। मान लीजिए CD का लेंथ L है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? माइनस E2 इंटू L। सिमिलरली फ्रॉम D टू A वर्क 0 करना होगा, तो टोटल वर्क जो करना पड़ेगा इन राउंड ट्रिप वो कितना हो गया? E1 माइनस E2 इंटू L। डेफिनेटली ये इक्वल टू 0 नहीं है, ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि E1 का स्ट्रेंथ ज्यादा है और E2 का स्ट्रेंथ कम है। तो ये भी जो हुआ, इस तरह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम बनाए हैं, ये भी कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? नॉन कंजर्वेटिव। देखिए ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाए हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए थे, ये जिसको अभी हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप तो नहीं बनाए। इवन देन आपको प्रूफ कर दिए हैं कि राउंड ट्रिप में इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रेजेंस में राउंड ट्रिप में जो वर्क डन करना पड़ा है वो नॉन जीरो है। तो इस डेफिनेशन से तो पक्का ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव का एक्चुअल डेफिनेशन है कि अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन नॉन जीरो आ रहा है
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो समझ जाइए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। ये पॉइंट हमको बताना था। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो आपसे डिस्कस करना था, उस पर ध्यान दीजिए। वही कहानी फिर से, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, इसके प्रेजेंस में एक पॉइंट P है। हमको इस पॉइंट P का क्या चाहिए? पोटेंशियल, जिसको सिंबॉलिकली V से दिखाते हैं। हमको ये चाहिए, और क्या करेंगे हम? इन्फिनिटी से एक कूलम्ब चार्ज को स्लोली लाएंगे, स्लोली, और वर्क डन पता करेंगे कि कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, वही पोटेंशियल कहलाएगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन तब तक वैलिड है जब तक सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई और दूसरा फील्ड ना हो। ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और उसके प्रेजेंस में अगर हमको एक कूलम्ब चार्ज पे जो वर्क करना पड़ रहा है, उस वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। मान लीजिए कि और भी बहुत सारा फील्ड्स यहाँ पे हो, ग्रेविटेशनल फील्ड, फ्रिक्शन फोर्स भी हो, बहुत तरह का फोर्स हो, और तब जाके अगर एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ रहा है एक कूलम्ब को लाने में पॉइंट P तक, तब उस वर्क को गलती से भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मत बोल दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब मत बोल दीजिएगा। देखिए कैसे, एक्चुअल में आप क्या किए थे? एक्चुअल में जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किए थे तो किए क्या थे? मान लीजिए एक 1 कूलम्ब चार्ज है, इस पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लग रहा था, और वर्क डन बाय एजेंट जो हो रहा था, मतलब एजेंट जो फोर्स लगा रहा था वो इधर लगा रहा था, तभी ना स्लोली लाया जा रहा था चार्ज को। तो यहां पे था क्या कहानी कि जो FA वेक्टर प्लस FE वेक्टर, नेट फोर्स बाय एजेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नल वेक्टर था। ठीक है, इस केस में पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या निकल के आया था? वर्क डन बाय एजेंट, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से P तक। वो एक्चुअल में क्या लिखे थे आप? फोर्स एक्सर्टेड बाय एजेंट डॉट डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से P तक। अच्छा, इसी को आप आगे क्या लिख दिए थे? माइनस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से P तक। अच्छा, फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज 1 गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, तो ये फोर्स हो गया ऑन 1 कूलम्ब डॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। शॉर्ट में कहिए तो यही ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यही ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट P का। तो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट P इज दिस क्वांटिटी। याद रखिएगा, ये क्वांटिटी है, आपको ये चाहिए था। अच्छा, अब हम बोल दें कि यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और सिर्फ एजेंट का फोर्स नहीं है, बल्कि फ्रिक्शन फोर्स है। मान लीजिए एक ऐसा स्पेस है जहां पे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स है और ग्रेविटेशनल फोर्सेज भी है। सबके प्रेजेंस में अगर हम एक कूलम्ब चार्ज को स्लोली लाएंगे तब क्या होगा? तो याद कीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज मतलब एक तो वर्क डन बाय एजेंट होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और क्या होगा? अभी हम बोले ना कि अदर फोर्सेज भी है, तो तीसरा कर दीजिए वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेज। ऐसे लिखिएगा, अदर बराबर क्या लिखिएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आप कैसे ला रहे हैं? स्लोली। तो ठीक है, स्लोली लाइएगा तब तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। ना फाइनल एनर्जी है काइनेटिक, ना इनिशियल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन बाय एजेंट जो हुआ वो कितना के बराबर आएगा? माइनस ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वर्क डन बाय अदर फोर्सेज। ठीक है, मतलब इसी चीज को हम इधर लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि नए जो सिचुएशन को हम इमेजिन किए हैं उस केस में वर्क डन बाय एजेंट जो आया है वो कितना के बराबर है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको कैसे लिखेंगे? E डॉट dl, dl डिस्प्लेसमेंट है, dl बोलिए ds बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन है
कहां से कहां तक, इंफिनिटी से p तक। ये हो गया पहला टर्म। दूसरा हो गया माइनस ऑफ वर्क डन बाय अदर फोर्सेज। तो क्या इस केस में क्या आप इस चीज को आप बोल पाइएगा कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है? नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एक्चुअल में ये क्वांटिटी है जो कि यहां है। तो क्या वर्क डन बाय एजेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर? नहीं, साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी तो है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर अब लिखना हो तो क्या लिखेगा, वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेज, इसको इधर ले आइए, बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। तो अगर अदर फोर्सेज भी प्रेजेंट हो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट।